हाँ हाँ, तो बच्चों कैसे हो? शानदार। तो अपन ने कल तक पढ़ा था कि अभिक्रिया का वेग जो है उसको कौन प्रभावित करता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक। अब पहला अपन पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था? अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति के बाद अपने दूसरा जो है फैक्टर वो है अभिक्रिया की सांद्रता। अब ये जो सांद्रता जो है, जैसे कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर क्या फर्क पड़ता है, कि जो भी अभिक्रिया है उसमें जो भी अपन ने लिया था पदार्थ, जो भी रिएक्टेंट लिए, जो भी अभिकारक लिए, उनकी सांद्रता में परिवर्तन आने पर क्या परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो फैक्टर है सांद्रता, आपने अपन ने पीवी बराबर एनआरटी पढ़ा, ठीक है। सांद्रता जो है, अगर मोलरता की बात करें तो क्या होती है मोलरता? नंबर ऑफ मोल्स बटे आयतन, मोलों की संख्या बटे आयतन। सांद्रता क्या होगी? मोल बटे आयतन। इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि सांद्रता जो है वो आयतन के क्या है? विद्युत क्रमानुपाती। सांद्रता आयतन के क्या है? विद्युत क्रमानुपाती। या फिर आप कह सकते हैं सांद्रता जो है 1/v के समानुपाती है, 1/v के समानुपाती। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर अपन सांद्रता वॉल्यूम को क्या करें? बढ़ाएं, तो सांद्रता क्या होगी? घटेगी। आयतन बढ़ाने पर सांद्रता घटेगी। अगर आयतन को 2 गुना बढ़ाएंगे, मोल्स अपने क्या है? कांस्टेंट। मोल को क्या कर लिया अपन ने? कांस्टेंट मान लिया, नियत मान लिया। अब अगर आयतन में अपन 2 गुना बढ़ाएंगे तो सांद्रता भी कितनी घटेगी? 2 गुना। और अगर आयतन को घटाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, तो आयतन बढ़ने के साथ सांद्रता क्या होगी? घटेगी। तो दोनों आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और दूसरा अपना फैक्टर है दाब। जब अपने अभिकारक किसमें हो? गैस में। किसमें हो? गैस में। द्रव और ठोस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर गैस में है तो पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस समीकरण है। तो अगर इस v को इधर ट्रांसफर कर लें तो p बराबर n/v आरटी, और ये क्या है? सांद्रता है। तो p बराबर CRT। हमने परास सिद्धांत में भी पढ़ा था, p बराबर CRT। तो यहाँ से अगर टेम्परेचर को अपन क्या मान लें? कांस्टेंट, नियत। तो अपना प्रेशर जो है वो किसके समानुपाती होगा? प्रेशर बढ़ाने पर सांद्रता बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ेगा तो सांद्रता भी बढ़ेगी। ठीक है। अब है अपना द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास सेक्शन। ये नियम कहता है अभिकारकों की जो सांद्रता पर निर्भर कैसे करती है, किसी अभिक्रिया का वेग जो है वो सांद्रता पर किस प्रकार का निर्भर करता है, उसको सैद्धांतिक रूप से जिसने बताया वो था द्रव्य अनुपाती अपना क्रिया नियम। ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, उन पर निर्भर करता। तो ये अगर ये अपनी अभिक्रिया है Na + Nb जो क्या बना रहा है? उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका वेग जो होगा वो एक की सांद्रता और इसके साथ में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी पावर में, और बी की सांद्रता इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में। और ये क्या है? एक सैद्धांतिक मान है। अभिक्रिया देख के अपन बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से निर्भर करेगा। लेकिन बाद में रेटलो एक्सप्रेशन आया, वेग नियम व्यंजक, जिसने सही से बताया कि अपन सब हर बार अपन अभिक्रिया को देख के उसकी वेग पर, अभिकारकों की सांद्रता की वेग पर निर्भरता एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो किस प्रकार से निर्भर करेगा। तो उसके लिए अपना आया था वेग नियम व्यंजक। वेग नियम व्यंजक, रेटलो एक्सप्रेशन, वेग नियम व्यंजक। तो अपन ने माना ये अभिक्रिया ली प्लस एन जो बना रहा था आपने ये उत्पाद Na + Nb बना रहा था। और तो अगर इसकी बात करें द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से तो रेट किसके समानुपाती होगी? a की पावर m b की पावर n, a की पावर m b की पावर। जब इस समानुपाती को हटाया जाता है
तो अपनी कांस्टेंट आता है a की पावर b की पावर n, a की पावर m b की पावर n, ठीक है। और यहाँ पे जो k है वो अपना है वेग नियतांक, क्या है वेग नियतांक वेग स्थिरांक। वेग नियतांक या वेग स्थिरांक, ठीक है। और ये आपने कैसे देखा, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक कंसेप्ट है ये, ठीक है। और अगर इनका प्रायोगिक कंसेप्ट देखें वो अपने बताता है वेग नियम के अनुसार। अब वेग नियम भी इसी प्रकार से कहता है, जो द्रव्य अनुपात क्रिया नियम बोला था उसी प्रकार से वेग नियम भी कहता है। लेकिन वेग नियम ये कहता है कि अभिकारकों की सांद्रता एक्चुअली किन पदों पर निर्भर करती है। अभिक्रिया हर बार एक स्टेप में खत्म नहीं हो सकती, हर बार एक पद में खत्म हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि ए से अगर डी पहुंचना है तो अपने पता चले कि ए से बी पहुंच रहा है, पहले बी से सी से फिर डी। तो हर बार एक अगर स्टेप में खत्म होती तो ये द्रव्य अनुपात क्रिया नियम क्या था, हर बार सही था। लेकिन अगर ऐसी अभिक्रिया जिनके लिए खत्म नहीं हो रहा है, एक स्टेप में खत्म हो रहा है, उसके लिए अपन अभिक्रिया को देखा, अपन ने बता दिया कि ये किस प्रकार से निर्भर करेगा। लेकिन अगर अभिक्रिया जो है वो एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है तो उसको जो बताया वो बताया अपन ने किसने वेग नियम ने, ठीक है। ये जो है इसने भी यही कहा कि रेट जो है वो समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रता के। लेकिन ये जो m और n है स्टोइकियोमेट्री, वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे m आए और वहां पे n। तो माना जो है यहाँ पे आपने क्या लिखा, x b की पावर a की पावर x b की पावर y, ठीक है। और वेग नियम कहता क्या है, वेग नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग उसकी सांद्रताओं की समानुपाती, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। और वेग जो है वो हमेशा जो है वो जो भी अभिक्रिया का पूरा अपन क्रियाविधि है उसमें सबसे जो धीमा स्टेप होगा उस पर निर्भर करता है, बाकी किसी पर निर्भर नहीं करता है। भले वो अगर अभिक्रिया है 4 स्टेप में खत्म हो रही है और जो स्लो स्टेप है वो अपना पहला ही स्टेप स्लो है तो अपने केवल उस पर निर्भर करेगी, बाकी जो अन्य पद है उन पर निर्भर करेगी नहीं करेगा। हमेशा अभिक्रिया कभी किस पर निर्भर करेगा, स्लो स्टेप, ठीक है। जो धीमा पद होगा, सबसे धीमा जो अभिक्रिया का पद होगा उस पर निर्भर करेगा, बाकी भले फास्ट हो रहे हैं उस पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो x और y है ये m के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और ये जो y जो है वो n के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं, अगर एक ही पद में संपन्न हो रही है तो जरूरी हो सकता है ये बराबर हो जाए m और x, y और n, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है, कभी कभार ऐसा भी होगा कि ये दोनों बराबर नहीं, ठीक है। और यहाँ जो x और y है वो अपना है, और किसी केस में अगर देखें, किसी केस में m बराबर होगा x के और n बराबर होगा y। ये कभी कभार होगा, कभी कभार क्या होगा m और x बराबर हो रहे हैं, n और y बराबर हो, ठीक है। अपन आगे बढ़ेंगे किस केस में m और x बराबर होंगे और किस केस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे x जो है वो है a के सापेक्ष कोटि, a के सापेक्ष कोटि, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि a के सापेक्ष क्या है x, और y जो होगा वो होगा b के सापेक्ष कोटि, b के सापेक्ष कोटि, ठीक है। और अगर इनको जोड़ दिया जाए x प्लस y, इसको अपन लिखेंगे
कौन एन से जो अपने लिए है कुल अभिक्रिया की कुल अभिक्रिया की ठीक है। तो ये जो एन है वो क्या है, कुल अभिक्रिया की कोटि। तो ये कोटि है जो बताएगी कि अभिक्रिया की जो सांद्रता है, अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकार की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करेगा, कितना बढ़ाने पर कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा। समानुपाती है तो दोनों क्या होगा, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो किस प्रकार में कितने गुना सांद्रता बढ़ाने पर वेग पर कैसे निर्भर करेगा, कितने गुना बढ़ेगा, ये कौन बताता है, अभिक्रिया की कोटि से अपन बता पाएंगे कि अभिक्रिया किस प्रकार से एक्चुअली कितने गुना बनाने पर कितने गुना वेग में अंतर आ रहा है। ठीक है। अब ये कोटि जो है ये क्या होता है, इसे अपन अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर। कोटि खुद है क्या, कोटि जो है अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। अब ये कहती है अपना रेट का एक्सप्रेशन देखा आपने, वेग नियम व्यंजक, ठीक है। तो ये कहता है कि वेग नियम व्यंजक में भाग लेने वाले अभिकार को या अभिकार अणुओं की घातों का योग जो होता है वो क्या होता है, अभिक्रिया की क्या कहता है, वेग नियम व्यंजक में उपस्थित या भाग लेने वाले अभिकारक अभिकार अणुओं की सांद्रताओं की घातों का योग क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ कंसेप्ट है कि ये जो है वो एक प्रायोगिक मान, कैसा है, प्रायोगिक मान है। अपन अभिक्रिया देख के कोटि का मान कभी भी नहीं बता सकते, ठीक है। वो अगर कहते हैं कि एक ही पद में संपन्न हो रही तब अपन बता सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया को देख के हर बार अपन कोटि का मान नहीं बता सकते। अर्थात ये क्या है, एक प्रायोगिक मान है, प्रयोग करना पड़ेगा, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर अभिक्रिया की कोटि को अपन निकाल पाएंगे, वरना नहीं बता सकते अपना अभिक्रिया की कोटि। और इसका जो मान है, अभिक्रिया की कोटि का मान, वो धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, आधा, पौना, पाव, ऐसे भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, ठीक है, 5/2 हो सकता है, 5/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, वो जितना भी है। तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं अपनी अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। प्राकृत संख्या मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, ऋणात्मक, किसी भी प्रकार से हो सकती है।
अब अगर उदाहरण करें कोई निकालने कैसे अपन कोटि, हाँ तो ये अभिक्रिया की कोटि, और इस पर अपन एग्जाम्पल करेंगे कुछ। माना अभिक्रिया दी हुई है 2a प्लस b, जिससे क्या बन रहा है उत्पाद। इसका आपने को दिया गया है वेग नियम दिया गया। क्या दिया हुआ r बराबर k a की पावर 2 b की पावर 1। अपना यहाँ पे x था, वहां पे क्या था y था। x क्या था, a की कोटि थी, a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, और y था b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे अगर कुल कोटि की बात करें अपन, तो क्या था एक ही घात प्लस b की पावर, ठीक है। इसको n लिखा था अपन ने, यहाँ पर क्या था 2 प्लस 1, इसकी कोटि क्या आई 3, क्या आई। इसी प्रकार से सेम अभिक्रिया दी हुई है, लेकिन इसका इस बार वेग नियम क्या है r बराबर की a की पावर 1 b की पावर 1। तो जरूरी नहीं है कि ये अगर सैद्धांतिक मान होता तो इसका वेग नियम भी क्या होता, यही होता सेम, ये जो ऊपर वाला लिखो। लेकिन प्रायोगिक मान है, हो सकता है कि ये एक से ज्यादा स्टेप पर खत्म हो रही है अभिक्रिया, ज्यादा स्टेप पर खत्म हो रही है, इसलिए इसका वेग नियम क्या है अलग है। तो r बराबर की हाँ वेग नियम दिया होगा, या तो वेग नियम दिया होगा या वो कहेगा कि ये अभिक्रिया प्राथमिक है, तो एक ही पद में खत्म होगी। अगर एक पद में खत्म हो रही है तो अपन बता सकते हैं, वरना कोटि निकालने के लिए वो वेग नियम देगा। कोटि निकालने के 2-4 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये वेग नियम देके कोटि निकालना। तो यहाँ पे n क्या होगा कोटि 1 प्लस बराबर 2। इस अभिक्रिया की बात करें a प्लस b प्लस c बड़ा क्या रहा है उत्पाद। तो इसका वेग नियम दिया गया है a की पावर हाफ b की पावर 3/2 और c की पावर 0। तो n क्या होगा आधा प्लस 3/2 प्लस 0 बराबर कितने हुए 2 सेकंड ऑर्डर, ठीक है। देखिए कोटि, इसकी कोटि कितनी हो गई 2। इस अभिक्रिया के लिए की बात करें, वेग नियम दिया है r बराबर की a की पावर 1 b की पावर -1। n क्या होगा 1 प्लस बराबर 0। निकाल सकते हैं अपन आराम से कोटि इससे, वेग नियम दिया है, बस दोनों को सबको जितने भी दिए होंगे उनको सबको जोड़ो, जो आंसर आया अपनी अपनी अभिक्रिया की क्या हो गई कोटि। अब अगर बात करें अपना माना वेग नियम वैल्यू क्या है r बराबर की a की पावर x b की पावर y, ये वेग नियम व्यंजक है। यदि A की सांद्रता और B की सांद्रता अपन 1 मोलर ले लें, कितनी 1 मोलर, तो अपना R जो होगा वो क्या होगा कि 1 की पावर x 1 की पावर y, और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा 1। तो R बराबर क्या आया R बराबर क्या आया, और जो k है ये है अपना विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियता, विशिष्ट अभिक्रिया, ठीक। इसी को अपन वेग नियतांक भी कहते हैं, ठीक है। वेग नियतांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो ये क्या है अपना, जब वेग नियम में जब अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो जाए 1 मोल, कितनी हो जाए 1 मोल, 1 मोल पर लीटर, तो अपनी अभिक्रिया का वेग ही क्या होगा विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहेंगे, जब विकारकों की सांद्रता 1 मोलर हो जाए तब तो अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है विशिष्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो अब ये जो के है क्या था, ये यहाँ से अगर निकाले या के निकालना चाहें, के की इकाई अगर के की इकाई निकालना चाहें तो क्या है के बराबर
आर बट्टे ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई कर सकते हैं अपन ट्रांसफर। ए की इकाई निकालनी है हमें, कि बराबर आर क्या है, वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होती है, यूनिट इसकी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बट्टे ये सांद्रता है, सांद्रता की यूनिट मोल लीटर इनवर्स की पावर एक्स और मोल लीटर इनवर्स की पावर वाई, मोल लीटर इनवर्स की पावर एक्स और मोल लीटर इनवर्स की पावर वाई। तो जब आधार सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो अपनी क्या हुई कि बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बटे मोल लीटर इनवर्स की पावर एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 40 ऑर्डर स्मॉल है, ये बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बटे मोल इनवर्स n पावर n, ठीक है। तो ये बराबर मोल लीटर सेकंड इनवर्स की पावर 1 है बटे मोल लीटर इनवर्स की पावर n, ठीक है। तो अब अगर इस सेकंड को बाहर ले लूंगी, इस सेकंड इनवर्स में क्या करूं, बाहर ले लूं, ये बराबर क्या है मोल लीटर इनवर्स और क्या होगा सेकंड इनवर्स बटे क्या है मोल लीटर इनवर्स की पावर n। यहाँ पे आधार क्या है सेम और भाग में है, डिवाइड में है, तो घाते आपस में क्या करेगी घट जाएगी, घाते आपस में क्या करेगी घटेगी, ये बराबर मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 और मोल लीटर इनवर्स की पावर माइनस n, ये ऊपर गया तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, सेकंड इनवर्स, ये क्या आया मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस सेकंड इनवर्स, ये अपनी इसकी क्या है यूनिट, इसकी यूनिट है के की, के की इकाई क्या है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। यहाँ पे इसको अभी अंदर और लिखें तो के बराबर ये याद ही रखना है स्पेशली, इसको और मोल भी लिखे तो मोल की पावर 1 माइनस n लीटर की पावर n माइनस 1 सेकंड इनवर्स, माइनस 1 पहले था, माइनस 1 से गुणा किया इसको, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस माइनस प्लस माइनस 1 सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये किसकी है के की इकाई, अब वेग की इकाई क्या थी मोल पर लीटर पर सेकंड, इसकी इकाई क्या है मोल की पावर 1 माइनस लीटर का पावर माइनस 1 सेकंड इनवर्स। अब अगर n का मान अलग अलग अपन रखें, यदि n बराबर क्या करें 0, n बराबर पहले क्या रख दें 0, ठीक है, जिसे अपन कहेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो ये क्या होगा कि मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 n सेकंड इनवर्स, अब n की जगह क्या रखना है हमने 0, t बराबर क्या आया मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स। अब इसकी पावर 1 है मतलब ये सेम का सेम, कोई चेंज नहीं आएगा, t बराबर क्या आया मोल लीटर इनवर्स सेकंड
तो यहाँ से क्या पता चला कि शून्य कोटि का जो वेग स्थिरांक की इकाई जो है वो किसके सेम होती है, वेग के बराबर। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि जो है शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो है वो सेम होती है वेग की इकाई के बराबर। ये कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में आता भी है कि निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई बराबर होती है, वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। कौन सी अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि अभिक्रिया। अब अगर के n का मान क्या रख दें, प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n की जगह 1 सेकंड इनवर्स के बराबर क्या आया, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 0 सेकंड इनवर्स। और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1, इसकी यूनिट क्या आई, सेकंड इनवर्स। ठीक है, और अगर n बराबर क्या रख दें, 2 द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो हमें के की इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स। यहाँ से क्या आई के की इकाई, मोल इनवर्स लीटर 1 सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये अपनी इकाई है। तो आप एक अदर एग्जांपल आप कीजिए, n बराबर हाफ ट्राई करो, और n बराबर माइनस 1, n बराबर हाफ और n बराबर माइनस हाफ और n बराबर माइनस हाफ, इन तीन की का मान। ठीक है, तो इससे क्या आएगी, मोल की पावर 1 माइनस n है, एक में से आधा गया आधा, बस हाफ लीटर, आधे में से माइनस 1 गया, या 1 माइनस n है, 1 माइनस n हाफ पहले क्या था, n माइनस हाफ आएगा, n बराबर हाफ, मोल लीटर इनवर्स की पावर हाफ 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो n की जगह हाफ रखा, हाफ आया, ये क्या आया, हाफ लीटर माइनस हाफ, हाफ का गुणा किया माइनस हाफ 1 से माइनस हाफ सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अगर माइनस 1 रखे हैं पर तो क्या आया, मोल यहाँ पे क्या रखा, माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने 2 मोल लीटर माइनस 2 सेकंड इनवर्स। अगर माइनस हाफ रखे तो सेम आएगा, इसका माइनस 3/2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सेम आएगा, नहीं 3/2 होगा, 3/2 होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। n बराबर माइनस हाफ के लिए k बराबर
मोल मोल 3 माइनस हाफ रखा, माइनस माइनस 3/2 हाफ क्या आया 3/2 प्लस का 3/2 लीटर माइनस 3/2 सेकंड इनवर्स। ठीक है। हाँ ये अपना क्या हो गया, आ गया। अलग अलग कोटियों के लिए इसका मान, ठीक है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, उसका आपको बताना है, ठीक है, के की इकाई क्या है, ठीक है। A plus B plus C gives A बराबर A की पावर हाफ B की पावर 3/2 C की पावर हाफ। आपको इसका ऑर्डर निकालना है और के की यूनिट निकालनी है, क्या होगा ऑर्डर तो क्या आया 5/2 5/2 और की e यूनिट क्या है, मोल की पावर -3/2 मोल की पावर -3/2 लीटर की पावर 3/2 लीटर की पावर 3/2 और सेकंड इनवर्स। कैसे भी अगर रेडियो दिया गया है तो अपना विक्रिया की कोटि भी निकाल सकते हैं और उसका के की यूनिट भी निकाल सकते हैं। कोटि बताए के की यूनिट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल का के का ये कैसे निकाला नहीं, ये तो आ गया। आगे, और कैसे निकाला तो के की यूनिट क्या होती है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस सेकंड इनवर्स n की जगह क्या लिखना है 5/2 ऑर्डर 5/2 एक में से माइनस 5/2 माइनस 2/2 और एक में से माइनस 3/2 और ये यहाँ पे माइनस 3/2 यहाँ पे हो गया ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। इनवर्स, ठीक है। यस अब अपने अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अगर अभिक्रिया के वेग पर कहें तो 3 प्रकार की होती है, एक तो बहुत फास्ट, एक बहुत स्लो धीमी और एक मीडियम, ठीक है। तो अभिक्रिया के अभिक्रिया के प्रकार अगर पहली बात करें अपन दर के आधार पर या वेग के अभिक्रिया कितने समय में खत्म हो रही है, फास्ट हो रही है, धीमी हो रही है, कैसे हो रही है, उसके आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक तो बहुत फास्ट, एक बहुत ही स्लो और एक मीडियम मॉडरेट, ठीक है। तो पहली कौन सी होनी वेरी स्लो फास्ट फास्ट वेरी फास्ट अभिक्रिया इतनी फास्ट हो रही है कि अपने को पता ही नहीं चल रहा है, सेकंड के अंदर भी अभिक्रिया खत्म हो रही है। जैसे पानी में नमक डाला वो नमक अपने आप ही घुल जाता है, हाथों हाथ घुलना शुरू हो जाता है, तो अगर शुरू हो जाता है तो एक आधा कण तो घुला, अगर अपन बात करें शुरू होता है तो एक आधा कण तो एकदम अपनी पलक झपकी उससे पहले ही घुल गया, कुछ तो भाग घुला है इसका, घुलना शुरू हो गया। तो Na तो कब का घुलना शुरू हो चुका है, जैसे पानी में डाला, ठीक है, कण तो बहुत बड़ा हो गया ये तो, और जो नमक का कण देखते हैं परमाणु तो कितने भागों में छोटे छोटे भागों में होता है, वो तो कब का घुल चुका है, जैसे अंदर डाला घुल गया, ठीक है। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं जो होती है वो बहुत ही क्या होती है फास्ट होती है, ठीक है। और
आयंस जो है आयनिक अभिक्रिया जो भी होती है वो सारी क्या होती है, फास्ट होती है, एकदम फास्ट होती है, ठीक है, बहुत ही फास्ट होती है। तो एग्जांपल में देखें, ये अबाउट 10 की पावर -14 सेकंड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट, वेरी फास्ट। सेकंड का तो बहुत ही, सेकंड से तो बहुत जल्दी, सेकंड को तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसी उदाहरण के लिए सभी आयनिक अभिक्रियाएं जो होती है, सभी आयनिक अभिक्रियाएं जो भी होगी कैसे होंगी, फास्ट होगी, एकदम फास्ट। अगर उदाहरण के लिए NaCl और AgNO3 को जोड़ दिया जाए, दोनों को मिक्स किया जाए, तो ये जो AgCl बनेगा, इसकी पीपीटी बनती है, नीचे जम जाता है AgCl, अवक्षेप बनता है, पीपीटी प्रेसिपिटेशन अवक्षेप बन जाता है, नीचे कंडे में जम जाता है, उसी पीपीटी बोलते हैं, ठीक है। और NaNO, ये जैसे अभिक्रिया है, ये बहुत ही फास्ट अभिक्रिया होगी, एकदम फास्ट, ठीक है, तीव्र गति से संपन्न होगी। और दूसरी टाइप की अपनी अभिक्रिया है वेरी, तो बहुत फास्ट, वेरी स्लो, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा समय लग रहा है, जैसे लोहे पे जंग लगना, एक लंबा प्रोसेस, ठीक है, काफी लंबा समय लगता है, पूरी तरह से जंग खाने में तो और भी ज्यादा समय लगता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके आप बैठ गए, एक कंटेनर में आपने हाइड्रोजन ली और ऑक्सीजन ले ली, कमरे के ताप पर आप बैठे हो, 25 डिग्री सेल्सियस वेट कर रहे हो कि यहाँ पे पानी बने, में पी पानी, ठीक है, तो बेहतर होना कि हम मर ही जाए पहले, ठीक है, क्योंकि वो पानी बनने में अनंत समय लगने वाला है, ठीक है। एक उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना या फिर H2 प्लस O2, इसका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर वेट करते रहो आप, आपके H2 बनेगा, पता नहीं कब बनेगा, लेकिन बनेगा अनंत समय, नहीं पता, ठीक है। बट अगर किसी भी अभिक्रिया के होने की संभावना नहीं होती, उसको बोलते हैं कि ये अभिक्रिया अनंत समय में संपन्न होगी, ठीक है, कभी न कभी तो होगी, ठीक है। तो ये है अपने वेरी स्लो। और तीसरी प्रकार की होती है मॉडरेट, ठीक है, धीमी, वेरी स्लो नहीं, धीमी अभिक्रिया, बहुत धीमी नहीं, धीमी आराम से चल रही, इसे बोलते हैं। तीसरी प्रकार की होती है अपनी स्लो और मॉडरेट। स्लो या मॉडरेट, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लग रहा है और बहुत फास्ट भी नहीं हो रही, मतलब एकदम आराम से हो रही है, ठीक है। उदाहरण के लिए N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, ठीक है। और अगर किसी कार्बन को जलाएं अपन, वो भी क्या है, आराम से होने वाली है, मॉडरेट रिएक्शन, कार्बन प्लस O2 gives कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एकदम फास्ट की अभिक्रिया